चल रहा है विषय बाल विकास व शिक्षा शास्त्र, और इसमें आगे है वस्तु रीड थ्री, ट्रैक है 16। वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न है कि प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को अभिप्रेरणा प्रदान करने हेतु भी उत्तम उपाय है। पहले तो इसमें है उत्तर है इसका नवाचारों का प्रयोग। नेक्स्ट है किन मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम विधि के रूप में बाह्य प्रेरणा को आंतरिक प्रेरणा की तुलना में निम्नतर बताया है। उत्तर है इसका प्रेक्षी, रॉबिन्सन एवं हार्कस ने। नेक्स्ट प्रेरक व्यक्ति को उस क्रिया को चुनने में सहायता देते हैं जिसे कि करने की उसकी इच्छा होती है। अधिगम में अभिप्रेरणा के महत्व को प्रदर्शित करने हेतु ये कथन किसका था? उत्तर है इसका उत्तर क्रो का। ऐसे अभिप्रेरणा का नियम में से कौन सा प्रभाव सीखने को प्रभावी बनाता है? उत्तर है तो सभी है। एक तो अभिप्रेरणा में से छात्रों की सीखने की गति तीव्र होती है, दूसरा अभिप्रेरक व्यवहारों को निर्देशित करते हैं, और तीसरा अभिप्रेरणा छात्रों के अधिगम की गुणवत्ता में वृद्धि करती है। और नेक्स्ट प्रश्न निम्न में से मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक है। उत्तर है इसका सभी हैं। एक तो क्रोध, दूसरा भय, प्रेम, तीसरा दुख। और नेक्स्ट प्रश्न निम्न में से अधिगम सीखने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। उत्तर है इसका अभिप्रेरणा। नेक्स्ट निम्न में से आंतरिक या फिर स्वाभाविक अभिप्रेरक है। उत्तर है इसका तीसरा अनुकरण। ऐसे अभिप्रेरणा से संबंधित व्यवहार का लक्ष्य है। उत्तर है इसका उत्सुकता। नेक्स्ट प्रश्न है किसी भी अरुचिकर कार्य को संपन्न कराने हेतु शिक्षक को विद्यार्थियों को किस प्रकार अभिप्रेरित करना चाहिए? उत्तर है इसका छात्रों को समय समय पर उनकी सफलता व प्रगति के बारे में बताकर। नेक्स्ट निम्न में से कृत्रिम अभिप्रेरक है। उत्तर है इसका उक्त सभी हैं, पुरस्कार, प्रशंसा और दंड। नेक्स्ट किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार अभिप्रेरक दो प्रकार के यथा जन्मजात तथा अर्जित होते हैं? उत्तर है इसका हर्जबर्ग, मास्लो। नेक्स्ट इनमें से कौन सी अभिप्रेरणा की विधि नहीं है? उत्तर इसका उसमें से कोई नहीं है। जैसे पाठ में रुचि उत्पन्न करना, बालकों में प्रतिद्वंद्विता की भावना का विकास, और तीसरा अच्छे कार्यों के लिए बालकों की प्रशंसा करना, इसमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। अधिगम में अभिप्रेरणा के महत्व को दिग्दर्शित करने वाला ये कथन है। उत्तर है इसका थॉमसन का। नेक्स्ट इनमें से कौन सी विधि अभिप्रेरणा की उचित विधि नहीं है? उत्तर है इसका दंड का प्रयोग। नेक्स्ट गैरेट ने अभिप्रेरकों के कितने प्रकार बताए हैं? उत्तर है इसका 3। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा के संज्ञानवादी व्यवहार सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? उत्तर है इसका लेविल न्यू कॉम्ब का वर्दीमर। नेक्स्ट उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक का है? उत्तर है इसका मैक्लीलैंड का। अब नेक्स्ट इसमें दैट्स ऑल अवे टॉपिक व्यक्तिक की विभिन्नताएं। किन्हीं दो व्यक्तियों की आदत, शील गुण वृद्धि एवं अन्य व्यवहारों में जो अंतर होता है उसे व्यक्ति की विभिन्नता कहा जाता है। यह व्यक्ति की विभिन्नता शारीरिक व मानसिक गुणों में तो स्पष्ट झलकती है, परंतु अन्य क्षेत्रों में फिर गुणों में भी व्यक्ति की विभिन्नता परोक्ष रूप से पाई जाती है। रीना सुनीता से अधिक लंबी तथा गोरी हो सकती है, और यह शारीरिक गुणों में विभिन्नता का उदाहरण है। इस विशाल भूमंडल पर विभिन्न देशों में बसी मानव जाति के सभी सदस्य अपने अपने निजी स्वरूप तथा व्यक्तित्व को लेकर के विभिन्न विभिन्नताओं से भरे नजर आते हैं, और इसमें से कोई भी सभी प्रकार से एक दूसरे जैसा नहीं है। भेद और विभिन्नताएं व्यक्तियों में भरी पड़ी हैं, और यही कारण है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह नहीं होता है, और यहाँ तक कि कोई भी सगे भाई बहन और जुड़वा भी कुछ बातों में समान होते हैं। वे भी निश्चित रूप से लोग दूसरों से बहुत ही बातों में भिन्न होते हैं, और यही कारण है कि सब में अपनी अपनी व्यक्तिगतता होती है, और सभी अपने आप में सदैव ही अनूठे, विलक्षण और अद्वितीय कहे जा सकते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं की परिभाषाएं कार्टर बी गुड द्वारा रचित डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन के अनुसार व्यक्ति की विभिन्नता के निम्न अर्थ दिए गए हैं। पहले तो व्यक्तियों में किसी भी एक विशेषता या फिर अनेक विशेषताओं को लेकर के पाई जाने वाली विभिन्नताएं या फिर अंतर, और दूसरा है अपने संपूर्ण रूप से वे सारे भेद और अंतर जो कि एक व्यक्ति को दूसरे से अलग करते हैं। फिर है जेम्स ड्रेवर के अनुसार ही कोई भी व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक या मानसिक गुणों के औसत से जितनी भिन्नता रखता है उसे व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। टाइलर के अनुसार ही शरीर के रूप, रंग, आकार, कार्य, गति, बुद्धि, ज्ञान, उपलब्धि, रुचि, अभिरुचि आदि लक्षणों में पाई जाने वाली भिन्नता को व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। इस प्रकार से उपरोक्त परिभाषाओं के अध्ययन से स्पष्ट है कि व्यक्तियों में पाई जाने वाली उन सभी भिन्नताओं तथा भेदों को जो कि उन्हें एक दूसरे से अलग करते हुए व्यक्ति को अपने आप में एक अनुपम व्यक्ति बनाती है, व्यक्ति की भिन्नताओं का भेदों का नाम दिया जाता है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रकार व पहचान है। मनुष्य में मात्र में जो भी कुछ भी व्यक्ति की भेद या विभिन्नताएं नजर आती हैं उनको मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो भौतिक या फिर शारीरिक भिन्नताएं, दूसरा है मनोवैज्ञानिक भिन्नताएं।
भौतिक या फिर शारीरिक भिन्नताओं का भी संबंध उन भिन्नताओं से है जो कि हमारे शरीर की आंतरिक और बाह्य संरचना, कार्य प्रणाली तथा कार्य क्षमता पर आधारित होते हैं। और मनोवैज्ञानिक विभिन्नताओं का भी संबंध उन विभिन्नताओं से है जो कि हमारे कार्य प्रणाली तथा कार्य क्षमता पर आधारित होते हैं। और मनोवैज्ञानिक विभिन्नताओं का संबंध उन भिन्नताओं से होता है जो कि हमारे व्यक्तित्व के मनोवैज्ञानिक पक्षों से जुड़ करके हमारी रुचियों, अभिरुचियों और बौद्धिक क्षमताओं तथा संवेगात्मक, सामाजिक एवं नैतिक विकास स्तर को लेकर पैदा होने वाले अंतरों के कारण अस्तित्व में आते हैं। इन दोनों ही प्रकार के भेदों से उत्पन्न व्यक्ति की विभिन्नताओं का निम्न प्रकार से अध्ययन किया जा सकता है। रुचि संबंधी विभिन्नताएं, विद्यार्थियों में रुचियों की दृष्टि से बेहद विभिन्नताएं देखने को मिलती है। रुचि एक शक्तिशाली विप्रेरक शक्ति होती है जो कि हमारे सभी प्रकार के कार्य व्यापार को पूरी तरह से प्रभावित करती है। और हम सभी में रुचियों को लेकर के बहुत ही गहरे व सूक्ष्म व्यक्तित्वगत भेद पाए जाते हैं। इस दृष्टि से कोई भी विद्यार्थी किसी भी कार्य को सीखने में बेहद रुचि दर्शाता है, जबकि कोई उन्हें बिल्कुल ही पसंद नहीं करता है। किसी भी विद्यार्थी को गणित व विज्ञान विषयों को पढ़ना अच्छा लगता है, तो किसी की रुचि इतिहास व साहित्य में होती है। इस तरह से विद्यार्थियों में रुचियों की दृष्टि से बेहद विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। अभिवृत्ति संबंधी विभिन्नताएं, अभिवृत्ति किसी भी वस्तु के प्रति भी एक विशिष्ट भावना है और यह हम सब में पूरी तरह से व्यक्ति की ही होती है एवं व्यक्तिगत विभिन्नताओं का एक कारण भी होती है। और किसी में भी किसी कार्य को करने या फिर विषय को पढ़ने के प्रति भी सकारात्मक अभिवृत्ति पाई जाती है, तो कोई भी उससे ठीक विपरीत नकारात्मक रवैया अपनाता है। इसी प्रकार से विद्यार्थियों में अपने विषय, अधिगम, अनुभवों, क्रियाओं तथा भविष्य के कार्यक्रमों को लेकर के अपनाई गई अभिवृत्तियों की दृष्टि से काफ़ी अंतर होते हैं। अभिरुचि संबंधी विभिन्नताएं हैं। साधारण अर्थों में अभिरुचि से तात्पर्य सामान्य बौद्धिक योग्यता के अतिरिक्त एक ऐसी विशिष्ट योग्यता से होता है जो कि व्यक्ति को किसी भी विशिष्ट क्षेत्र में वांछित स्तर की निपुणता प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है। कौन किस प्रकार की अभिरुचि रखता है, यह व्यक्तिगत बात है। अर्थ अभिरुचि को लेकर भी व्यक्तियों में विविध प्रकार की समानता, असमानता, एकरूपता तथा भेद देखने को मिलता है। मूल्य संबंधी विभिन्नताएं हैं। हर व्यक्ति की जीवन पद्धति, जीवन दर्शन, आवश्यकताओं और वातावरणजन्य परिस्थितियों को लेकर के भिन्न भिन्न मूल्य होते हैं और ये मूल्य व्यक्ति की विभिन्नताएं प्रदर्शित करते हैं। महत्वाकांक्षा स्तर संबंधी विभिन्नताएं, प्रत्येक व्यक्ति अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ पाने की अभिलाषा रखते हैं और इसलिए भी नितांत स्वाभाविक है कि हम सभी जन्म से ही महत्वाकांक्षी होते हैं, लेकिन सबकी अलग अलग महत्वाकांक्षाएं होने तथा उनके स्तर में असमानताएं होने के कारण भी व्यक्ति की विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। आत्मा अवधारणा या फिर संप्रदाय संबंधी विभिन्नताएं, जैसे जैसे बच्चा बुद्धि और विकास के मार्ग पर आगे बढ़ता है, उस उम्र के साथ साथ ही उसमें वातावरण में उपलब्ध वस्तुओं, विचारों, घटनाओं के बारे में विभिन्न संप्रदायों का विकास होता रहता है। अपने से बाहर की चीज़ों के बारे में संप्रदाय बनाने के अतिरिक्त वह स्वयं अपने बारे में संप्रदाय या फिर अवधारणा का निर्माण करता है, जैसे कि आत्म संप्रदाय या फिर आत्म अवधारणा के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार की संप्रदाय का भी निर्माण व्यक्ति और उसके वातावरण के बीच में संपन्न अंतः क्रिया का ही परिणाम होता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति द्वारा बनाई गई आत्म अवधारणा या फिर संप्रदायों में भिन्नता के कारण व्यक्ति की भिन्नता पाई जाती है। अध्ययन आदतों संबंधी विभिन्नताएं हैं। न केवल बच्चे बल्कि बड़ों में भी अध्ययन संबंधी आदतों को लेकर के बहुत ही अधिक विविधताओं और विभिन्नताओं के दर्शन होते हैं। परिणाम से भी हम में से कुछ ही अध्ययन संबंधी कोई आदत ही नहीं होती है और अगर होती भी है तो वे केवल अखबार या छोटी छोटी पत्रिकाओं को पढ़ने तक ही सीमित रह जाती है। कुछ व्यक्तियों को तो अध्ययन का बेहद ही शौक होता है और सब अपनी अपनी रुचि की पुस्तकें और साहित्य पढ़ने की चेष्टा करते हैं। अध्ययन आदतों में विभिन्नताओं के कारण जहाँ कुछ भी बच्चे किसी विषय वस्तु के पठन पाठन अध्ययन संबंधन में बहुत ही तेजी से आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, वहीं कुछ बच्चे जैसे तैसे अपनी पढ़ाई पूरी कर पाते हैं। कुछ तो सभी के साथ मिलकर के पढ़ाई का अध्ययन करना ठीक लगता है, तो कुछ बच्चे केवल एकांत में ही पढ़ पाते हैं। उपलब्धि संबंधी विभिन्नताएं हैं। सबका उपलब्धि स्तर भी एक जैसा नहीं होता है, उसमें बहुत ही अधिक ही विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में कहाँ तक कितनी उपलब्धि कर पाता है, वह उसकी क्षेत्र विशेष में रुचि, अभिप्रेरणा, शक्ति, सामर्थ्य एवं अपेक्षित योग्यताओं और प्रशिक्षण प्रस्तुतियाँ आदि अनेक बातों पर निर्भर करता है। इसलिए जहाँ कोई भी खेलकूद, नृत्य, अभिनय, कला, संगीत, साहित्य और वैज्ञानिक अनुसंधान, ऐतिहासिक खोज, विषयों के ज्ञान तथा विशिष्ट कौशलों के अर्जन इत्यादि को लेकर के विद्यालय स्तर तक ही नाम कमा पाता है, तो कोई जिला, प्रांत, राष्ट्रीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय कीर्तिमानों को स्थापित करता है। इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी व्यक्ति भिन्नताओं के कारण अपने अपने ढंग से ही उपलब्धियों के स्तर पर पहुंचता है और सभी बालक सभी उपलब्धि क्षेत्रों में एक जैसी सफलता अर्जित नहीं कर सकते हैं और किसी एक ही उपलब्धियों में भी बहुत ही अधिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। मनोगामिक कौशल संबंधी भिन्नताएं हैं। व्यक्तियों में किसी भी एक या फिर अन्य मनोगामिक कौशलों के विकास और अर्जन को लेकर के गहरे अंतर पाए जाते हैं और कुछ बालक तो एक या फिर अन्य मनोगामिक कौशलों के संपादन में भी अधिक
कुशलता, प्रवीणता और तीव्रता और तकनीकी जानकारी का परिचय देते हैं, तो कुछ इस कार्य में काफ़ी पीछे रह जाते हैं। और इस प्रकार के अंतर सभी मनोगामिक कौशलों जैसे कि भागने, दौड़ने, कूदने, फांदने और चढ़ने उतरने, नाचने, दवा तैरने, पढ़ने, लिखने, फेंकने, लपकने, आकृतियाँ बनाने और पेंटिंग करने और सीने पिरोने, सफाई करने, खाना बनाने वाले और वाहन चलाने और सर्वेक्षण करने और मापने तोलने आदि में हो सकते हैं। पहले सामाजिक विकास संबंधी विभिन्नताएं हैं। सामाजिक विकास में भी बालकों में स्पष्ट विभिन्नताएं पाई जाती हैं। कुछ तो बालक अधिक संकोचशील होते हैं, तो कुछ बालक साहसी एवं बहादुर होते हैं और कुछ बालक कक्षा में नेतृत्व को पसंद करते हैं, तो कुछ इसे सिरदर्द समझ करके अपना दामन छुड़ाना चाहते हैं। सामाजिक परिस्थितियाँ समान रहने पर भी विभिन्न बालकों द्वारा भी विभिन्न तरह की भी सामाजिक प्रतिक्रियाएं ही की जाती हैं। शारीरिक विकास संबंधी विभिन्नताएं हैं। शारीरिक विकास में विभिन्नता एक ऐसी विभिन्नता है जिसका कि प्रत्येक व्यक्ति स्पष्ट रूप से भी प्रत्यक्षण कर सकता है और इसके लिए किसी भी विशेष उपकरण या फिर विशेष परीक्षण की जरूरत नहीं होती है। और हम स्पष्ट देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति लंबा और कोई बौना है, तो कोई सामान्य कद का है और कोई व्यक्ति अधिक गोरा है तथा कोई व्यक्ति अधिक सांवला है, आदि आदि। और फिर मानसिक विकास संबंधी भिन्नताएं हैं। व्यक्ति की भिन्नता का एक अन्य प्रकार मानसिक विकास है। विभिन्न उम्र के व्यक्तियों के मानसिक विकास में तो अंतर होता ही है और साथ ही साथ एक ही उम्र के बालकों के मानसिक विकास में विशेषकर उनके बुद्धि स्तर में अंतर होता है। कुछ बच्चे प्रखर बुद्धि के हो तो कुछ मंद बुद्धि के होते हैं। अधिकतर बच्चे सामान्य बुद्धि के भी होते हैं। सांवेगिक भिन्नता, बालकों में सांवेगिक भिन्नता भी पाई जाती है और कुछ बालकों में तो क्रोध, भय, ईर्ष्या आदि संवेग अधिक होते हैं, तो कुछ बालकों में इन संवेगों की कमी पाई जाती है। कुछ बालकों में स्नेह, प्यार आदि जैसे संवेगों की प्रधानता होती है, तो कुछ बालकों में सहानुभूति तथा परोपकारिता की प्रधानता होती है। योग्यता में भिन्नता है। किसी भी कार्य को करने या सीखने में अंतर के कारण भी व्यक्तियों की योग्यताएं भिन्न भिन्न होती हैं, जो कि व्यक्ति की भिन्नताओं का कारण होती हैं। स्वभावगत भिन्नता है। प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव भिन्न होता है और जैसे कुछ लोग स्वभाव से सहयोगी होते हैं तो कुछ असहयोगी। और फिर है व्यक्तित्व में भिन्नता। प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व अपने आप में पूर्ण होता है और विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व संबंधी भिन्नताओं को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया है। इसमें बताया है वैसे बाहिर्मुखी, अंतर्मुखी और उभयमुखी। जुंग के अनुसार है ये। और उसके बाद है टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली, कुशाग्र बुद्धि, साधारण, मंदबुद्धि, बुद्धिहीन, मूर्ख, मूढ़ और जड़। फिर व्यक्ति संबंधी भिन्नताओं में बताई हैं। थार्नडाइक के अनुसार अमूर्त चिंतक, विचार प्रधान चिंतक, वस्तुपरक चिंतक और आंगिक अनुभव प्रधान चिंतक। फिर है स्प्रेंगर के अनुसार सैद्धांतिक, आर्थिक, सामाजिक, सौंदर्यात्मक और राजनीतिक। ट्रॉटर के अनुसार मानसिक रूप से स्थिर और मानसिक रूप से अस्थिर। फिर है व्यक्तिगत भिन्नताओं को भाषा, जाति, लिंग और समुदाय के आधार पर समझना। इसमें भाषा के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता, विभिन्न भाषा भाषी लोगों की विभिन्नताएं पाई जाती हैं और भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने में सक्षम होते हैं। कोई भी व्यक्ति हिंदी बोल सकता है तो कोई अंग्रेजी, कोई जापानी और कोई तमिल आदि भाषाओं। बालकों में व्यक्ति की भिन्नताएं भाषा विकास के क्षेत्र में भी पाई जाती हैं। समान उम्र के बालकों में भाषा विकास समान रूप से नहीं पाया जाता है और कुछ बालकों में लिखने, बोलने तथा समझने की शक्ति अधिक होती है तो कुछ में कम। और जाति व धर्म के आधार पर विभिन्नताएं हैं। विभिन्न प्रजाति के बालकों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व संवेगात्मक विकास में कुछ न कुछ भिन्नताएं अवश्य देखने को मिलती हैं और एक जनजाति के बालक के गुण एवं बुद्धि अन्य जातियों के बालकों के गुण व बुद्धि से भिन्न हो सकते हैं। विभिन्न जातियों के रीति रिवाज, मान्यताएं, वातावरण, रहनवास आदि के कारण भी व्यक्ति की भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। और विभिन्न धर्मों के लोगों की मान्यताएं हों, वेशभूषा, रहन सहन, खान पान आदि के कारण भी व्यक्ति की भिन्नताएं पाई जाती हैं। लिंग के आधार पर व्यक्ति की भिन्नताएं हैं। व्यक्ति की भिन्नता का एक मुख्य प्रमुख स्रोत तो लिंग यानी सेक्स, जेंडर भी है होता है। और लड़के शारीरिक रूप से अधिक सबल व मजबूत होते हैं जबकि लड़कियां शारीरिक रूप से दुर्बल एवं कोमल व मुलायम मांसपेशियों वाली होती हैं। लड़कियों का शारीरिक विकास लड़कों के शारीरिक विकास की तुलना में तीव्रता से होता है। लड़कियों की आवाज़ में मधुरता होती है जबकि लड़कों की आवाज़ में कर्कशता होती है। इतना ही नहीं, लिंग भिन्नता के कारण लड़के अधिक क्रोधी व आक्रामक स्वभाव के होते हैं जबकि लड़कियों में सहनशीलता ज़्यादा होती है और उनमें क्रोध काफ़ी कम होता है। उसके बाद है ज्ञानोपार्जन एवं लिंग विभिन्नता। सामान्यतः ज्ञानोपार्जन में प्राथमिक स्तर पर भी अधिकतर यही पाया जाता है कि बालिकाओं का स्तर बालकों से अधिक उच्च होता है। बालिकाओं की श्रेष्ठता का कारण वास्तव में उनका भाषा पर अधिकार होता है। वह बालकों की तुलना में पहले बातें करने लगती है और स्पष्ट बोलती हैं। विद्यालय में आने पर बालकों का विज्ञान संबंधी ज्ञान अधिक श्रेष्ठ दिखाई पड़ता है और शीघ्र वे गणित में भी श्रेष्ठता प्राप्त